Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 4. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के MCQs, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास MCQ है, इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। विच ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमारे पास इसमें ऑप्शन ए है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बी वेदर आर नॉट द सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। सी है हमारे पास द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और डी है वेदर और नॉट द सेल कंटेन्स DNA। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशनड, यानी सेल्स में जो है डिफरेंट पार्टीशंस है बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 2, देयर आर डैश माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। ऑप्शन ए है हमारे पास 10, बी है 100, सी है 1000, डी है 1/1000। तो हमारा आंसर है 1000। देयर आर 1000 माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें ये सारे फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल, बी है एक्ट एज अ बाउंड्री और बॉर्डर फॉर द साइटोप्लाज्म, सी है हमारे पास रेगुलेट पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, और डी है हमारे पास फंक्शंस इन द रिकग्निशन ऑफ सेल। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें किसी किस्म का जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4, विच ऑफ दीज मटेरियल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास लिपिड्स, बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है प्रोटीन्स और डी है DNA। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज DNA। सेल मेम्ब्रेन में DNA प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो सभी चीज़ें लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दिस ऑल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 5, सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर, कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कोई एक इनमें से ऐसा है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन ए है हमारे पास प्लांट्स, बी है एनिमल्स, सी है बैक्टीरिया और डी है फंजाई। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एनिमल सेल्स हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6, द डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। ऑप्शन ए हमारे पास काइटिन, बी है पेप्टाइडोग्लाइकेन, सी है सेलुलोज और डी है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सेल वॉल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, यानी प्लांट सेल्स में कोई दो चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, बी है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल्स, सी है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, डी है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है ऑप्शन डी, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और ये दोनों चीज़ें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 8, the dash is the membrane in closed structure in eukaryotic cells that contain the DNA of the cell, यानी यूकैरियोटिक सेल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड हुई है
और उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है न्यूक्लियोलस और डी है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसकी मेम्ब्रेन भी होती है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द, यानी राइबोसोम जो हैं वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है हमारे पास न्यूक्लियाइड, सी है न्यूक्लियोलस और डी है न्यूक्लियर पोर। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन द सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर किस चीज़ की सिंथेसिस होती है। हमारे पास ऑप्शन ए है पॉलीसेकेराइड्स, बी है प्रोटीन्स, सी है लिपिड्स और डी है डीएनए। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी चीज़ सिंथेसाइज होती है। ऑप्शन ए है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स, बी है हमारे पास प्रोटीन्स, सी है हमारे पास लिपिड्स और डी है हमारे पास डीएनए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज लिपिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शंस इन। ए ऑप्शन है हमारे पास लिपिड स्टोरेज, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है फोटोसिंथेसिस और डी है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नॉन एज। ऑप्शन ए हमारे पास क्रिस्टी, बी है हमारे पास मैट्रिक्स, सी है थाइलेकॉइड्स और डी है हमारे पास स्ट्रोमा। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज क्रिस्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14, द क्लोरोप्लास्ट फंक्शंस इन। ऑप्शन ए है एटीपी सिंथेसिस, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है फोटोसिंथेसिस और डी है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैव देयर ऑन डीएनए, यानी इनमें से कौन सी ऐसी सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है न्यूक्लियस, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो ऑर्गेनेलीज है ए, बी और सी, इन तीनों के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है क्रॉस या पास आउट होने के लिए, जबकि कुछ को अलाउ नहीं करती। इसको फर्दर हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। It maintains the internal composition of the cell. Cell membrane also senses chemical messages and can identify other cells. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, कि जो सेल वॉल है इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें। हम इसमें पहले देखते हैं प्राइमरी वॉल को हम कहते हैं द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज नोन एज द प्राइमरी वॉल। फिर हम कहते हैं सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट, कि जो सेलुलोज है वो सेल वॉल की जो प्राइमरी वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर हम सेकेंडरी वॉल को देखते हैं, हम कहते हैं सम प्लांट सेल्स हैव अ सेकेंडरी वॉल ऑन देयर इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, कि जो प्राइमरी वॉल है उसकी इनर साइड पे एक सेकेंड वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स।
अब इसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले आपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, फिर इसमें क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम्स हैं। फिर अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, फॉर एग्जांपल ग्रोथ। नेक्स्ट हम कहते हैं कैरीज द जीन्स स्ट्रक्चर दैट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। तो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज़ सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हम कहते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। फिर साथ ही साथ हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, यानी जो हार्मफुल केमिकल्स है उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यानी उनको टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी apparatus की। तो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, हम कहते हैं इन दिस सेट सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। इसमें एक सिंगल यूनिट जो है वो क्या है, सिस्टर्ना है, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई होती हैं। फिर फंक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी तरफ से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको पैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, और उनको हम फिर क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, कि लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये एक्सप्लेन करना है आपने। हम कहते हैं ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन द टारगेटेड मटेरियल्स एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल। जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने टारगेट के साथ, वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करते हैं और एंजाइम्स जो हैं उसमें रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल्स की। फर्दर हम कहते हैं दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वर्क फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल, कि इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करते हैं और वेस्ट मटेरियल की सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लांट एंड एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि जब एनिमल या प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा। हम कहते हैं व्हेन एन एनिमल और प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज, यानी जो सेल है उसका जो वाटर है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अब जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर हम कहते हैं ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये सभी प्रोसेसेस जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं। फिर हम कहते हैं एक्सप्लेन हाउ टर्गर प्रेशर डिवेल्प्स इन अ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में जो टर्गर प्रेशर है वो कैसे डिवेल्प होता है। हम कहते हैं मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन अ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल प्रेजेंट है तो क्या होगा, there is a low concentration of solutes in extracellular fluids than in cell, कि सेल के अंदर जो है सॉल्ट्स की या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इन्वायरमेंट से जो वाटर है वो क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा। हम कहते हैं एज अ रिजल्ट वाटर फर्स्ट टेंड्स टू मूव इनसाइड द सेल एंड देन इनसाइड द वैक्यूल्स। फिर हम फर्दर कहते हैं व्हेन अ वैक्यूल इंक्रीजेस इन साइज साइटोप्लाज्म presses firmly against the interior of the cell wall which expands a little. Due to the strong cell wall, the cell does not rupture but instead become rigid. अब जब सेल के अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट है
वैक्यूल में वाटर फिल हो गया, अब क्या होगा, वैक्यूल जो है वो साइज में इंक्रीज कर जाएगा और सेल वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। सेल वॉल चूंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है तो वो रप्चर नहीं करेगी, लेकिन इसके रिजल्ट में जो ओवरऑल सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, जिसको हम रिजिड भी कहते हैं। तो इस तरह से जो टर्गर प्रेशर है वो एक सेल के अंदर क्रिएट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बिटवीन आपने जो है वो एक रिलेशन एक्सप्लेन करना है। हम कहते हैं द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, ईच टाइप परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इनकी बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी हैं और हर सेल्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो कंटिन्यू किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके टेबल जो है आपकी बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है और याद भी करना है। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस while prokaryotic cell do not have a prominent nucleus। फिर हम कहते हैं membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus are present in eukaryotic cell while membrane bounded organelles are absent in prokaryotic cell। नेक्स्ट हम कहते हैं ribosomes are larger in size in case of eukaryotic cells while smaller ribosomes are present in prokaryotic cells। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन हाउ द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट्स सेल साइज। इसमें हम कहते हैं कि मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम्स, लार्जर सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉलर सेल्स, कि जो लार्जर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल सेल्स। नेक्स्ट हम कहते हैं डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यू इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज, लोकेशंस एंड फंक्शंस, कि आपने एनिमल टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करना है उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस और उनकी स्पेसिफिसिटी के बेस पर। तो इसमें हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यूज़। हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। फर्दर हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हैव सेल्स scattered throughout an extracellular matrix, serves as connecting functions। यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनका फंक्शन क्या है, कनेक्शन का है। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज, ये सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनके बिटवीन कनेक्शन का काम करते हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल है मसल टिश्यूज़ की। हम कहते हैं मसल टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज़ इन टर्म्स ऑफ दियर सेल स्पेसिफिसिटीज, लोकेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास सिंपल टिश्यू, the tissues which are made up of a single type of cells are called simple tissues। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो सिंपल टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्टेट द सेल थ्योरीज, कि सेल थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें हम कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एक सेल पर या ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका। फिर हम कहते हैं सेल्स अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन के बाद बनते हैं। यानी पहले सेल्स मौजूद थे, उन्होंने डिवाइड किया और न्यू सेल्स बना दिए। नेक्स्ट है हमारे पास
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इन दोनों के आपने फंक्शंस बताने हैं। हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स, while chromoplasts are responsible for the synthesis and storage of pigments। तो एक में जो है वो क्या है, स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन स्टोर हो रही है जिसको हम कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्या चीज़ स्टोर हो रही है, उसमें हम कहते हैं पिगमेंट स्टोर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें हम कहते हैं द मेन डिफरेंस between simple diffusion and facilitated diffusion is that simple diffusion is an unassisted type of diffusion। यानी unassisted का मतलब है इसमें कोई स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व नहीं होते जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। और फर्दर हम कहते हैं इन विच अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रक्चर। फिर फर्दर हम कहते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय मींस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स। कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें स्पेशलाइज्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट इज मेंट बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशंस को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन वेयर the concentration of solutes is greater outside the cell than inside it। कि solution जो है जिसमें सेल को प्लेस किया गया है उस solution में solutes की concentration ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर जो solute की concentration है वो कम है। दूसरा है हमारे पास hypotonic solution। हम कहते हैं solution in which the concentration of solutes is greater inside the cell than outside of it। कि अब जो सेल है उसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है उसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।